जय माता दी सभी को, राधे राधे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी साहित्य सरल इतिहास आधुनिक काल। अध्याय 4 आधुनिक काल 1850 से अब तक। ठीक है। पूर्वाभास। आधुनिक आधुनिक युग के पूर्व गद्य का उल्लेख महत्व नगण्य है। आधुनिक काल में गद्य का महत्व बढ़ गया। गद्य का संबंध वैचारिकता से है। आधुनिकता इस काल में गद्य में ही नहीं, पद्य में भी व्यक्त हुई है। भारतीय युग के बाद की कविता पर गद्यात्मक दबाव है। आजकल तो कविता की भाषा लगभग गद्य हो गई है। गद्यात्मकता का दबाव भारतीय युग से ही प्रारंभ हो गया था। आधुनिक युग में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आलोचना आदि गद्य की विधाएं हैं। रीतकालीन कविता में रीत, लय, संगीतात्मकता इत्यादि पर ध्यान है। खड़ी बोली गद्य का विकास। मुगल शासन काल के अंतिम दौर में खड़ी बोली गद्य को फारसी रंग ढालने का प्रयास हुआ। यह स्वाभाविक था। सामान्य से ऊपर उठा हुआ और उठने का आकांक्षी व्यक्ति या समुदाय जीवन के अनेक क्षेत्रों में उच्च वर्ग का अनुकरण करता है। भाषा से सामाजिक स्थिति को प्रकट करने का काम लिया जाता है। जैसे आजकल लोग बोलते समय बीच बीच में अंग्रेजी शब्दों या वाक्यों का व्यवहार करते हैं, वैसे ही उस काल में, मुगल काल में, लोग फारसी का करते होंगे। इससे खड़ी बोली की देसी शैली के समांतर फारसी शब्दावली वाली उर्दू शैली का जन्म हुआ। उर्दू शैली के विकास का कारण धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक और प्रशासनिक था। पूछ सकते हैं उर्दू शैली के विकास का कारण क्या था? धार्मिक था, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, मतलब इनमें से क्या नहीं था? तो उसमें धार्मिक नहीं था। ठीक है। 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, मतलब देखो, पूछ सकते हैं। कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने हिंदी उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार कराई। इसी कॉलेज के लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान लिखा। इसके 2 वर्ष पूर्व मुंशी सदाशिवलाल ने ज्ञानोपदेश की एक पुस्तक और उर्दू के प्रसिद्ध कवि इंसान अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी लिखी। यह काम 1803 के आसपास हुआ। ये तीनों आधुनिक खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखक माने जाते हैं। इनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जा रहा है, देखते हैं। मुंशी सदाशिवलाल नियाज 1746 से 1824। सुख सागर इनकी रचना है। ठीक है। ये दिल्ली के रहने वाले थे। ये उर्दू फारसी के भी लेखक थे। इन्होंने सुख सागर लिखा और एक ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक लिखी जिसकी भाषा सहज एवं प्रवाहमयी है। इनकी खड़ी बोली के गद्य पर कथावाचकों तथा पंडितों की शैली का प्रभाव है। पूछ सकते हैं कि गद्य पर कथावाचकों पंडितों की शैली का प्रभाव किस कवि के लेखक में है? तो मुंशी सदाशिवलाल नियाज। ठीक है। किंतु इससे उनकी भाषा की सहजता नष्ट हुई है। इंसान अल्लाह खां 1756 से 1817। रानी केतकी की कहानी। इंसान अल्लाह खां ने उर्दू के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने उदयभान चरित्र या रानी केतकी की कहानी लिखी। इनकी भाषा चटकीली और मुहावरेदार है। उन दिनों किस्सा गोई की कला काफ़ी प्रचलित थी। इंसान अल्लाह खां के गद्य पर इस शैली का प्रभाव है। भाषा तो इनकी नगरों की है, किंतु शैली अलंकृत या चुलबुली है। बीच बीच में पद जैसी तुकबंदी उन दिनों के उर्दू गद्य लेखन में मिलती है। वह लल्लू लाल के यहाँ भी है और इंसान अल्लाह खां के यहाँ भी है। उदाहरण के लिए, यह कैसी चाहत जिसमें लहू बरसने लगा, अच्छी बातों को जी तरसने लगा। लल्लू लाल जी 1763 से 1825। लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। अरबी फारसी के शब्दों का उन्होंने अपने गद्य में बहिष्कार किया। भाषा की सजावट प्रेम सागर से पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णों में वाक्य के भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र है। मुहावरों का प्रयोग कम है। अब सदल मिश्र का देख लेते हैं।
सदल में 19वीं सदी का प्रारंभ। इन्होंने भी लल्लू लाल जी की तरह फोर्ट विलियम कॉलेज के खड़ी बोली में गद्य की पुस्तक तैयार की। पुस्तक का नाम है नासिकोत्तोपाख्यान। इसकी भाषा में पूर्वीपन है। ये आरा बिहार के रहने वाले थे। इनकी भाषा बहुत कुछ व्यवहार उपयोगी है। खड़ी बोली गद्य के इन चारों प्रारंभिक लेखकों में मुंशी सदाशिवलाल नियाज का गद्य अधिक व्यवस्थित और व्यवहार प्रयोगी है। राम प्रसाद निरंजनी के भाषा योग वशिष्ठ की ही परंपरा में इनका गद्य है। गद्य का विकास करने में ईसाई मिशनरियों शिक्षा के प्रसार के लिए लिखी गई पुस्तकों ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वैचारिकता को प्रकट करने वाले, आगे बढ़ाने वाले पत्र पत्रिकाओं का हाथ है। इस युग में गद्य आवश्यकता बन गया है। गद्य के इस विकास में छापाखानों की बहुत बड़ी भूमिका है। छापाखानों के बिना इतनी अधिक संख्या में पुस्तकें मुद्रित नहीं हो सकती। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशित होने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। अंग्रेजी की शिक्षा के प्रसार के साथ साथ हिंदी उर्दू की भी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार ने की। इसके लिए पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था हुई। 1833 के आसपास आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने कथासार नामक पुस्तक प्रकाशित कराई। कथासार मार्स मैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद है। 1840 में भूगोल सार और 1847 में रसायन प्रकाश छपा। इस तरह की हिंदी गद्य में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। ईसाई धर्म के प्रचार का प्रभाव हिंदू जनता पर पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में हिंदू जनता को उस प्रभाव से बचाने का उद्यम होना अनिवार्य था। इस तरह हिंदी गद्य में धार्मिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। बंगाल में राजा राम मोहन राय इस कार्य में आगे बढ़े। 1815 में उन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया। 1829 में उन्होंने हिंदी में बंगदूत नामक पत्र निकाला। इसके 3 वर्ष पहले 1826 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी पत्र पहला समाचार पत्र उदन मॉडर्न कोलकाता से निकाला। यह विचित्र संयोग था कि हिंदी के प्रारंभिक समाचार पत्र हिंदी के क्षेत्र में नहीं, उसके बाहर कलकत्ता से निकले। राजा राम मोहन राय जैसे महान देशभक्त समाज सुधारक ने हिंदी गद्य का अखिल भारतीय महत्व समझा। हमें हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के गद्य का यह नमूना देख लेना चाहिए। यह उदर मॉडर्न अब पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और फारसी बांग्ला में जो समाचार पर का कागज छपता है, उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। समाचार पत्रों की भाषा यथासंभव रूढ़ियों से मुक्त एवं व्यवहार उपयोगी होती है। वह तत्कालिकता की अभिव्यक्ति करती है। उदंत मार्टन की भाषा इन गुणों को ग्रहण करने लगती है। 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार निकाला। इसकी लिपि देवनागरी लिपि थी, लेकिन भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी। बनारस से 1850 में सुधाकर निकला। राजा लक्ष्मण सिंह ने पूछ लेते हैं ये पत्रिकाओं के बारे में, तो अच्छे से देख लेना, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। 1863 में आगरा से लोकमित्र निकाला। 1867 में नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका प्रकाशन प्रारंभ किया। आशय यह है कि हिंदी क्षेत्र में वैचारिक विविधता का रूप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सामने आने लगा। इससे हिंदी जीवन व्यवहार की भाषा के रूप में तेजी से विकसित होने लगी। 1837 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू कर दी गई। इसका प्रभाव यह पड़ा कि शिक्षित होने का अर्थ हो गया उर्दू होना। हिंदी केवल धर्म कथा पुराण आदि को सुनने सुनाने और स्त्रियों के लिए हुए व्यवहार की भाषा बनकर रह गई। उर्दू के समर्थन में गासा तासी और सर सैयद अहमद खान ने बहुत प्रयास किया। हिंदी के लिए उद्योग करने वाले फ्रेडरिक फिनकांट का नाम सदैव स्मरणीय रहेगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद प्रारंभ में हिंदी के समर्थक थे, किंतु बाद में वे उर्दू के हिमायती हो गए। इस युग से राजा लक्ष्मण सिंह अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम के गद्य अनुवाद द्वारा हिंदी साधु रूप सामने लाकर उसका पक्ष सुदृढ़ किया। पंजाब के
पंडित श्रद्धाराम फुलेरी ने 1863 के आसपास पांडित्यपूर्ण एवं निर्भीक व्याख्यानों और लेखों से हिंदी को बहुत सहारा दिया। इनका भागवती 1867 नामक उपन्यास हिंदी के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। अब देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती 19वीं सदी 1875 में आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। वर्षों से पूर्व वे वैदिक धर्म का प्रचार करते थे। उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पर मार्जिक हिंदी गद्य में लिखा। स्वामी जी गुजराती भाषी थे। इसके पहले हम देख चुके हैं कि बंगाल में राजा राम मोहन राय ने हिंदी गद्य का प्रयोग किया और इसी प्रकार पश्चिमोत्तर भारत के गुजराती भाषी स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी गद्य को अपने मत प्रचार का साधन बनाया। खड़ी बोली हिंदी गद्य विकसित हो रहा था। यह विकास नई चेतना के प्रसार का माध्यम भी था। इस चेतना का दबाव केवल गद्य नहीं पूरे साहित्य पर पड़ना था। हिंदी साहित्य में इस नई चेतना का प्रवेश भारतीय युग में हुआ। हम एक बात कहेंगे आप सबसे कि ये जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है डॉक्टर विश्वनाथ का, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो यूपी पीजीटी होता है, जीआईसी, एलटी, यूजीसी, नेट का असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें जो मतलब छोटे छोटे जैसे 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ देते हैं तो इसी से आते हैं, ठीक है। और डॉक्टर नागेंद्र का भी हमने स्टार्ट कर दिया तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा दिया, उसमें और ज़्यादा दिया है, डीपली दिया है, ठीक है। जय माता दी। आगे स्टार्ट करते हैं। भारतीय युग का साहित्य 1850-1900। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवक्ता साहित्यकार माना जाता है। नई चेतना से युक्त होने के कारण हिंदी साहित्य रीतिबद्धता से मुक्त हुआ। वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण आधुनिकता का जन्म हुआ और इसका ऐतिहासिक सामाजिक आधार क्या था? भारत में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया था। उन्होंने भारत के उद्योगों को नष्ट कर दिया था। जमीन को अपने कब्जे में लेकर किसानों पर लगान का बोझ माल को ढोने और सेना को सुदूर प्रदेशों तक जल्दी पहुंचाने के लिए व्यवस्था कायम की। देसी नरेशों समझौता किया और उनके शोषण का समर्थन किया। लुटेरी व्यापार नीति से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को रोका। इसका परिणाम 1857 सिपाही विद्रोह था। इसमें किसानों ने हिस्सा लिया और गैर सैनिक किसानों ने भी इस लड़ाई में साथ दिया। इसका रूप असांप्रदायिक था। विद्रोहियों ने भारत में अंग्रेजों की लुटेरी नीति को बहुत अच्छी तरह समझा था। बहादुर शाह के नाम